हिंद चीन ने बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट को जल्द से जल्द हतमी शक्ल देने से इत्तेफाक किया है। दोनों ममालिक मुश्तरका फौजी मशकें शुरू करने के लिए भी राजी हुए हैं। वजीर दिफा के एंटनी का कहना है कि चीन भी सरहद पर अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहां है। हिंदुस्तानी वजीर दिफा के एंटनी ने अपने 2 रोज़ा बीजिंग दौरे के दौरान BDCA समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर चीनी हुक्काम से तबादला ख्याल किया। वजीर दिफा का कहना है कि दोनों ममालिक की सरहद पर अमन व इस्तेहकाम के लिए बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा कि BDCA की कई दफात पर फरीकैन ने इत्तेफाक किया है, ताहम इस ज़िम्न में मजीद मुज़ाकरात की ज़रूरत है। के एंटनी ने कहा कि मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा और अनकरीब इस माहिदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि BDCA सरहद पर तनाज़े को कम करने में माविन साबित होगा। यहाँ ये तज़किरा ज़रूरी है कि हाल ही में लद्दाख में चीनी फौज की दरअंदाजी से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। हिंदुस्तानी वजीर दिफा ने अपने दौरे के दौरान चीन के वजीर आज़म ली कीचियांग, अपने चीनी हममनसब जनरल चांग वांगकुन के अलावा सरहदी उमूर पर चीन के खुसूसी नुमाइंदे यांग से भी मुलाकात की। के एंटनी के दौरे के अख्तिताम पर जारी करदा मुश्तरका बयान में कहा गया है कि सरहद पर अमन व इस्तेहकाम बाहमी ताउन व इश्तराक के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी है। बयान में दोनों ममालिक की फ़ौज के बीच बाहमी एतमाद को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा दोनों ममालिक के बीच गुज़िश्ता 5 बरसों से मुनक़ता मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों के अहया से भी इत्तेफाक किया गया। दोनों ममालिक की फ़ौजें रवा साल अक्टूबर में चीन के कुनमिंग शहर में मुनक़िद होने वाली इंसदाद दहशतगर्दी मशक़ों में हिस्सा लेगी। हिंदुस्तानी वजीर दिफा ने इस मौके पर कहा कि सरहदी तनाज़े के फौरी हल की तवक्को नहीं की जा सकती। ताहम उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक को हकीकत पसंदी से काम लेना चाहिए और मुज़ाकरात का अमल जारी रखना चाहिए। के एंटनी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि रवा साल वज़ीर आज़म के मुजव्वज़ा दौरा चीन से भी मुज़ाकरात के अमल में मज़ीद पेशरफ्त हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। रुक करेंगे मिस्र का, जहां लिबरल पार्टियों के इत्तेहाद की क़यादत करने वाले मोहम्मद अल बरदई को मुल्क का निगरां वज़ीर आज़म नामज़द किया गया है। शनिचर के रोज़ सदर अदली मंसूर की निगरानी में मुनक़्क़िदा मीटिंग में यह फैसला किया गया। मोहम्मद अल बरदई साबिक़ में IAEA के सरबराह रह चुके हैं। इस मौके पर अल बरदई ने मोहम्मद मुर्सी को इक़्तिदार से माज़ूल करने के फ़ौज के इक़दाम का दिफा किया। दूसरी जानिब गुज़िश्ता इंतख़ाबात में दूसरी बड़ी अक्सरियत हासिल करने वाली इस्लाम नवाज अन्नूर पार्टी ने अल बरदई की बहैसियत निगरां वज़ीर आज़म नामजदगी पर शदीद तनकीद की है। अन्नूर पार्टी के लीडर अहमद खलील का कहना है कि अल बरदई की नामजदगी फौज के तय करदा रोड मैप के खिलाफ वर्जी है। उन्होंने धमकी दी कि अगर अल बरदई को निगरां वज़ीर आज़म बनाया गया तो अन्नूर पार्टी इक़्तिदार की मुंतकली के अमल से दस्तबरदार हो जाएगी। दूसरी जानिब मोहम्मद मुर्सी के हामियों की जानिब से काहिरा में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। इख्वानुल मुस्लिमीन का कहना है कि मुर्सी के सदारती ओहदे पर बरकरारी तक वो मुजाहरे जारी रखेंगे। और अब बात करेंगे विंबलडन की। विंबलडन मेंस फाइनल मुकाबले में आज जोकोविच और मरे आमने सामने होंगे। दोनों ही खिलाड़ी विंबलडन का खिताब जीतने के लिए पुरुम्मीद हैं। आलमी नंबर 1 खिलाड़ी जोकोविच ने 2011 में विंबलडन का खिताब जीता था। जोकोविच ने अब तक 6 ग्रांड स्लैम जीते हैं, जबकि बरतानिया के एंडी मरे के नाम सिर्फ एक ही ग्रांड स्लैम टाइटल है और मरे ने गुज़िश्ता साल जोकोविच को शिकस्त देकर ही यह टाइटल हासिल किया था। अगर एंडी मरे विंबलडन खिताब पर कब्जा करने में कामयाब होते हैं तो वो अपने मुल्क के लिए एक तारीख रकम करेंगे। वाज़ेह कि 77 साल के तवील अरसे से किसी भी बरतानवी खिलाड़ी ने विंबलडन का खिताब नहीं जीता है। सफरीकी सीरीज में आज वेस्टइंडीज और श्रीलंका के बीच मुकाबला होगा। आज का मैच जीतकर मेजबान वेस्टइंडीज फाइनल में अपनी जगह पक्की कर सकती है। वहीं श्रीलंका भी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए फाइनल में रसाई के लिए पुरुम्मीद है। वेस्टइंडीज के कप्तान ब्रावो आज का मैच नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट पर वेस्टइंडीज के कप्तान को एक मैच के लिए मुअत्तल किया गया है। ब्रावो की जगह पोलार्ड टीम की कमान संभालेंगे। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।
प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाजरीन आदाब, उर्दू दुनिया में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अक़लियती स्कीमों के निफाज की निगरां कमेटी हुकूमत के रवैये से नाराज, सिफारिशात को नजरअंदाज कर देने के खिलाफ हुकूमत को खत लिखने का फैसला। NCPUL और कश्मीर यूनिवर्सिटी के इश्तराक से शुरू होगा पेपर माशी का सर्टिफिकेट कोर्स। फन का तहफ़्फ़ुज़ और नौजवानों को रोजगार से जोड़ना है मकसद। उर्दू सहाफत और अदब ने उर्दू के फरोग के लिए किया है नुमाया काम। काउंसिल से शाया 2 किताबों का पेश करेंगे जायजा। और उर्दू वाले अपने घर से बच्चों को उर्दू का माहौल दें तो उर्दू की तरक्की की राह हमवार। मुमताज अदीब अजीज अंसारी का इजहार ख्याल। आइए नाजरीन, अब नजर डालते हैं इस हफ्ते की उर्दू सरगर्मियों पर। अक़लियती स्कीमों के नफाज कमेटी की जायज़ा मीटिंग काउंसिल के दफ्तर में हुई, जिसमें कमेटी के अरकान डॉक्टर ज़हीर क़ाज़ी, फिल्म अदाकार फ़ारूक शेख, प्रोफेसर मोहम्मद हलीम खान, डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन, मौलाना वली रहमानी ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान अरकान ने इस बात पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया कि उनकी जानिब से सिफारिशात पेश करने के बाद भी हुकूमत ने कोई कदम नहीं उठाया है, जिसकी वजह से रवां साल ज़ाय हो गया। काफ़ी वक्त गुजर चुका, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का जो मामला है, जो सरकार की तरफ से ओके होके आना है, वो अभी तक आया नहीं है। तो आज की मीटिंग ज़रा ऐसे माहौल में हुई, ऐसा लग रहा था सबको कि कुछ मतलब ही नहीं रहा। हम आके रिकमेंडेशंस करते, डेलिब्रेशन करते, अपना वक्त देते हैं और उसके बाद सरकार एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी है। एक तो हमें ऐसा लग रहा है कि मिनिस्टर्स कन्विंस है कि चीज़ हो सकती है, ब्यूरोक्रेट्स लेवल पे जाके गाड़ी कहीं अटकती है। जो हम नहीं कह सकते कि मायूस-कुन है ना, हम इसलिए नहीं मायूस-कुन कह सकते हैं कि हुकूमत के इदारों में टाइम तो लगता ही लगता है, और लेकिन इतनी भी ताख़ीर नहीं हो कि कोई काम जो 6 महीने में हो वो 6 साल में हो, है ना। तो बुनियादी तौर पर आज उन तमाम स्कीमों को, उन तमाम स्कीमों के नफाज के लिए एक्सेलरेट करने की, अगर कहें तो एक्सेलरेट करने के लिए ये मीटिंग हो रही है। और आज ये तय हुआ है कि मिनिस्टर साहब के साथ मिलकर के दोबारा बात होगी ताकि उन स्कीमों का जल्द से जल्द नफाज हो सके। निगरां कमेटी ने SC की तर्ज पर तमाम अक़लियती तलबा को 100% फीस वापसी की स्कॉलरशिप देने, हुनर स्कीम के तहत 4 रियासतों में ज़री, टेलरिंग, कंप्यूटर समेत वोकेशनल कोर्स चलाने की सिफारिश की थी। इसके अलावा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत खोले जाने वाले 2500 मॉडल स्कूलों में से 250 स्कूलों को अक़लियती अक्सरियत वाले ब्लॉक में कायम करने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में मरकजी स्कीमों में रियासत की हिस्सेदारी ख़त्म करते हुए 100% मरकज़ से फंडिंग करने और मुल्क भर में
10 रिहायशी कोचिंग मराकज़ का क़याम करने की भी सिफारिश की थी। तकरीबन 2 माह से ज़ायद गुजर जाने के बाद भी कोई पेशरफ्त न होने से अरकान ने फैसला किया कि कमेटी की जानिब से एक एहतजाजी ख़त वजारत को भेजा जाएगा। मीटिंगें तो चल ही रही हैं, बात नहीं मानी जा रही ना, तो फिर वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं, वो वाला किस्सा है। भाई हम तो अर्जुन सिंह जी के ज़माने से वही सिफारिशें कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? तो अब तो ये है कि भाई या आप हाँ में फैसला कीजिए या ना में फैसला कीजिए, तो ये हो गया ना मामला। और जैसा अभी सभी की राय एक ही है भाई कि अगर करने की ख्वाहिश हो तो 100 रास्ते हैं, ना करने की हो तो 100 बहाने भी हैं। तो अब आप तय कर लें आपको कौन सा चाहिए। आज हमने एक पहली बार लेटर ड्राफ्ट किया है और उसमें जो सेंटिमेंट्स ऑफ द मेंबर्स है वो हमने लिखा है, और ये भी कहा है कि हमको लग रहा है कुछ हो नहीं रहा है, और अगर कुछ करना चाहते तो जल्दी कीजिए, वरना ये इस डेलिब्रेशन का कुछ मतलब नहीं रहा। साबिक मरकज़ी वज़ीर फ़रोग़ इंसानी वसाइल कपिल सिब्बल ने वजारत के तहत चल रही अक़लियती स्कीमों के नफाज और अक़लियतों तक स्कीमों की रसाई के लिए मुल्क भर से मुस्लिम दानिशवरों पर मुश्तमिल निगरां कमेटी बनाई थी। इस कमेटी के तहत 6 ज़ैली कमेटियाँ भी तश्कील दी गई थी, जिनमें गर्ल्स एजुकेशन कमेटी, नफाज जायज़ा कमेटी, स्कीमों की निगरां कमेटी शामिल है। निगरां कमेटी ने तकरीबन 2 माह कबल अपनी सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी थी, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान और कश्मीर यूनिवर्सिटी के इश्तराक से श्रीनगर में पेपर माशी का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया जा रहा है। NCPOL का कहना है कि 6 माह के इस कोर्स से पेपर माशी के फन को फरोग मिलेगा। इस सिलसिले में कौंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर ख्वाजा इकरामुद्दीन और कश्मीर यूनिवर्सिटी के ओहदेदारों के दरमियान एक मीटिंग मुनक्किद हुई। अब चूँकि देखिए आहिस्ता आहिस्ता ज़माना नई नस्ल का है कि वो चमक दमक की तरफ भाग रहे हैं और मेहनत के कामों से किनारे हो रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि ये आर्ट आज नहीं 10 साल 20 साल के बाद ख़त्म हो जाए, है ना। तो ये डाइंग आर्ट के ज़ुमरे में आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। तो काउंसिल ने का ये मैंडेट है कि वोकेशनल कोर्स वो शुरू करें और उर्दू स्पीकिंग एरिया में शुरू करें, और हम इस कोर्स को जो लॉन्च करने जा रहे हैं वो उर्दू में लॉन्च करेंगे। उर्दू सर्टिफिकेट कोर्स भी इसके साथ अटैच करेंगे, तो हम अपने मैंडेट से भी नहीं हटेंगे। और इस तरह के वोकेशनल कोर्स कराने का मकसद ये है कि वो ख़वातीन या वो बच्चे या वो लोग जो इससे जुड़े हुए हैं उनकी सलाहियत को, उनकी स्किल को हम सर्टिफाई कर दें। जब हम सर्टिफाई करेंगे तो यकीनन उनको उसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा। दूसरी जगहों पर जाएंगे तो लोग एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे उनको। हमने कोर्स कंटेंट्स, इसके लिए हमने एक्सपर्ट्स बुलाए थे और कोर्स कंटेंट्स हमने डिसाइड किए। अब ये इसके लिए जो कंटेंट जो मटेरियल डेवलपमेंट है उस पर काम हो रहा है, और इंशाल्लाह कोशिश हमारी ये है कि जो लोग इस ट्रेड से वाबस्ता है, या ज़रूरी ये नहीं है कि जो पोटेंशियल्स हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसमें जाना चाहते हैं मगर वो ये देख रहे हैं कि इसमें जो मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, क्या उनके लिए फिर रोज़गार का इंतज़ाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उन सब चीज़ों पर बहस हुई। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है जब ये कोर्स लॉन्च होगा इंशाल्लाह तब पूरा ये सामने आ जाएगा। ये एक डाइंग आर्ट है, यहाँ पे डाइंग क्राफ्ट है, यहाँ पे उसको वापस लाना, तरक्की की राह पर इसको गामजन करना, यहाँ तक उन लोगों का ताल्लुक है जो इससे एसोसिएटेड हैं। इन लोगों को जदीदियत के साथ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ और इनोवेशंस के साथ क्रिएटिविटी इनमें ऐसी लाई जाए ताकि इनके रोज़गार में मतलब इनके लिए रोज़गार ही नहीं, वो अपने लिए रोज़गार का ज़रिया न बने, बल्कि अपने इस क्राफ्ट से, अपने स्किल से औरों के लिए रोज़गार का ये सब वसीला बने। कौमी कौंसिल के तर्जुमान उर्दू दुनिया का ताज़ा तरीन शुमारा मंजर आम पर आ गया है। जुलाई का ये शुमारा उर्दू ज़बान और मजहबी लिटरेचर के नाम मंसूब है, इसलिए कवर स्टोरी में आधा दर्जन मज़ामीन को शामिल किया गया है, जिनमें इस्लाम, गीता, गुरु ग्रंथ साहब और बाइबिल के मजहबी लिटरेचर पर मालूमात फराहम की गई है। जबकि अफसाना, उर्दू अदब में कुत्ते के अलामती इस्तेमाल, उर्दू शायरी के माशूक और सौदा के अदबी मार्कों पर खुसूसी मज़ामीन शुमारे का हिस्सा हैं। इसके अलावा दिल्ली की पतंगबाजी पर दिलचस्प तारीखी मालूमात और तालीम के मैदान का गाइड चार्टर्ड अकाउंटेंसी पर मबनी गोशा लेकर आया है। ताहम हमेशा की तरह सेहत के गोशे में हमारी ग़िज़ा के ताल्लुक से बहुत कुछ है, तो साइंस पर तालीमी इदारों में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को भी शुमारे में शामिल किया गया है। नाजरीन, उर्दू दुनिया में यहाँ वक्त है ब्रेक का। कंप्यूटर सीखना
हुआ आसान, हर घर में पहुंचा डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम। अब घर बैठे सीखें उर्दू जबान, और वो भी अपने कंप्यूटर पर, बगैर किसी उस्ताद के अपने कंप्यूटर पर। उर्दू काउंसिल ने उर्दू लर्निंग का जो सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है वो अपने नौइयत के एतबार से मुनफरिद सॉफ्टवेयर इसलिए है कि ये सेल्फ लर्निंग मेथड पे बनाया गया है, जिसमें मल्टीमीडिया का यूज़ किया गया है। और इस मल्टीमीडिया की वजह से आप ये कह सकते हैं कि न सिर्फ ये कि वो लोग जो उर्दू स्क्रिप्ट नहीं जानते हैं लेकिन उर्दू ज़बान जानते हैं, सिर्फ वही नहीं बल्कि जिनकी ज़बान उर्दू है भी नहीं, वो भी इस सॉफ्टवेयर की मदद से उर्दू बोलना, उर्दू लिखना, उर्दू पढ़ना, ये तीनों चीज़ बैक वक्त सीख सकते हैं। कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान के ऑनलाइन उर्दू लर्निंग प्रोग्राम की मदद से कौंसिल की मतबूआत बिल्कुल मुफ्त। लॉग ऑन करें www.urducouncil.nic.in। ब्रेक के बाद उर्दू दुनिया में आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। नाजरीन, कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान का मकसद ही उर्दू का फ़रोग़ है। अपने मिशन पर काम करते हुए काउंसिल फ़रोग़ उर्दू के तहत मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद भी करती रहती है। मौजूदा दौर में काउंसिल उर्दू को जदीद टेक्नोलॉजी से जोड़ने में भी सरगर्म है। इसकी मिसाल हमें मुल्क भर में फैले काउंसिल के मराकज़ में देखने को मिलती है। तो आइए नाजरीन, आज हम काउंसिल के ऐसे ही एक सेंटर की कारकर्दगी देखते हैं। अलीगढ़ के अल बरकात कॉलेज में NCPUL के ताउन से कंप्यूटर सेंटर शुरू किया गया है। एक साल कबल शुरू हुए इस इदारे की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शुरू में ही डिप्लोमा कोर्स में 130 बच्चों ने दाखिला लिया है। अल बरकात एजुकेशन इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी ने सेंटर की अफादियत पर कुछ इस तरह से रोशनी डाली। क्योंकि खास तौर से ये उन्हीं लोगों के लिए है कि जो थोड़ी बहुत उर्दू जानते हैं, और इससे उर्दू ज़बान को भी फ़रोग़ मिल रहा है, और एक बहुत बड़ा मार्केट है जो उर्दू के ताल्लुक़ से टाइपिंग और डेस्कटॉप पब्लिशिंग का और अकाउंटिंग का मौजूद है। तो इस कोर्स के मर्ज होने से उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इस इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर की ट्रेनिंग के साथ साथ उर्दू, अरबी और खत्ताती भी सिखाई जाती है। यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा इस इदारे में दिलचस्पी ले रहे हैं। इफादियत इसलिए बढ़ जाती है कि इन्होंने इसको अपने कंप्यूटर के डिप्लोमा के साथ मर्ज कर दिया है, और जब उसे मर्ज कर दिया है तो बच्चों के ऊपर लाजमी हो जाता है कि वो कंप्यूटर का डिप्लोमा करते करते उर्दू का भी डिप्लोमा करें। इस इदारे में माहिर असातिज़ा की खिदमत हासिल की गई हैं। तलबा की सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए कॉलेज में खुसूसी लैब बनाई गई है। अल बरकात का मकसद तलबा को अपने पैरों पर खड़ा करना है ताकि अमली जिंदगी में उन्हें कोई दुश्वारी पेश न आए। इंस्टीट्यूट के कोऑर्डिनेटर का कहना है कि इस मकसद की तकमील में NCPUL अहम किरदार अदा कर रही है। बड़ी बात यह है कि इसका फ़ायदा उन तालिब इल्मों को बराह रास्त पहुँच रहा है जो दूर दराज इलाकों से यहाँ पर आते हैं, या जिनकी तालीम बहुत आला तालीम पाने से महरूम रहे हैं, और उन लोगों में बड़ा हम देख रहे हैं कि बहुत ही उनके अंदर एक एतमाद जागा है इन कोर्सेज से, क्योंकि इन कोर्सेज का बहुत ही स्कोप भी है और इससे नौकरी मिलने में बहुत आसानियाँ भी, और नौकरी की फराहमी में बड़ी आसानियाँ होंगी। अल बरकात एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मदरसे से फारिग तलबा भी कसीर तादाद में हैं, जिनका ताल्लुक दूर दराज के देही इलाकों से है। सेक्रेटरी का कहना है कि ये कोर्स हुसूल रोजगार में मददगार साबित हो रहा है, इसलिए तलबा की तवज्जो का मरकज बन गया है। क्योंकि अल बरकात एक ऐसी जगह पर इदारा सिचुएटेड है कि जहाँ से हम दूर दराज के और गाँव के इलाकों, इंटीरियर के इलाकों के भी तालिब इल्मों को हम यहाँ पर लाने में थोड़े से कामयाब हुए। इस सेंटर में कंप्यूटर की बुनियादी तालीम मसलन DTP, फोटोशॉप और एक्सेल की तरबियत तो दी ही जाती है, फनी खत्ताती, उर्दू डिप्लोमा और अरबी डिप्लोमा की भी सहूलत है ताकि तलबा हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकें। नाजरीन,
قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نے اردو کی لسانی ضرورتوں کو پورا کرنے اور درپیش چیلنجوں کے مقابلے کے لیے مختلف علوم و فنون کو اردو میں منتقل کرایا ہے اور کم قیمت پر قارئین کو فراہم کرایا ہے۔ اس سمت میں کونسل نہ صرف ترجمہ کر رہی ہے بلکہ ماہرین کی مدد سے اس نے قدیم کتابوں کو اپ ڈیٹ کرنے اور ترتیب دینے کا بھی کام کیا ہے۔ تو آئیے ناظرین، کونسل سے شائع ایسی ہی کچھ کتابوں کا لیتے ہیں جائزہ۔ صحافت کے میدان میں سرگرداں رہے ڈاکٹر افضل مصباحی کے ذریعے لکھی گئی اردو صحافت آزادی کے بعد نامی یہ کتاب دراصل اردو صحافت کے بارے میں بنیادی معلومات مہیا کراتی ہے، جس کی وجہ سے اس کتاب کو بہت ہی مختصر انسائکلوپیڈیا کا نام دیا جا سکتا ہے۔ کتاب کو مصنف نے 4 ابواب میں پیش کیا ہے۔ اردو صحافت کی تاریخ، عروج و ارتقاء پر مبنی باب اول میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ ساتھ سائبر کلچر اور انٹرنیٹ کو بھی شامل کیا گیا ہے، جبکہ اردو صحافت کی روایت اور آزادی کے بعد اردو صحافت کا حال و احوال بھی کتاب کا حصہ ہے۔ باب دوم تحریک آزادی میں اردو صحافت کے کردار کے نام ہے۔ اس کے علاوہ کتاب کا سب سے اہم حصہ معروف اردو صحافیوں اور مختلف ریاستوں کے اہم اخبارات ہیں۔ اور معاملہ یہ ہے کہ صحافت پہ ہمارے وہاں کتابیں بہت کم تھیں، لیکن شکر ہے کہ اب بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے صحافت پہ کتابیں لکھنی شروع کی ہیں، ورنہ گنی چنی 2 3 4 کتابیں ہوا کرتی تھیں۔ آج جو کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے آزادی کے بعد اردو صحافت، یہ اس طور پر بہت مفید ہے کہ صحافت کی اب تک تاریخ بھی نہیں لکھی گئی، جبکہ تخصیص ہے ہر شعبے میں، صحافت کے حوالے سے ابھی کوئی تاریخ مرتب نہیں کی گئی۔ آزادی کے بعد سے اب تک جو بھی اہم اخبار ہیں ان کا بھی انہوں نے تعارف اور تجزیہ پیش کیا، اور اس سے اچھی بات یہ ہے کہ صحافت کی جب ہم بات کرتے تھے شروع میں تو ادب اور صحافت لازم و ملزوم ہوا کرتا تھا، یعنی جو ادیب ہوگا وہ صحافی بھی ہوگا، اور یہ ٹرینڈ بہت دنوں تک چلا۔ لیکن اب ادب بالکل الگ ایک شعبہ ہے، صحافت بالکل الگ ایک شعبہ ہے، اور اس نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر کے آزادی کے بعد صحافت میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اور نئی جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو تبدیلیاں آئی ہیں، سائبر اسپیس کے حوالے سے جو تبدیلیاں آئی ہیں، پرنٹ میڈیا میں جو ملٹی سٹی ایڈیشن جو نکل رہے ہیں اس کے حوالے سے، ملٹی کلر اخبارات آ رہے ہیں اس کے حوالے سے، جو یہ کتاب اس اعتبار سے بہت ہی اہم اور بہت ہی مفید ہے۔ تقریباً 400 پیج کی یہ کتاب ہے جس پر قومی اردو کونسل نے مالی تعاون دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ طلباء کے لیے اور پڑھانے والے اساتذہ کے لیے بھی یہ بہت اہم اور مفید کتاب ہے۔ ہنسراج رہبر کے افسانوں پر محیط کلیات کو نند کشور نے مرتب کیا ہے۔ کلیات میں 50 افسانوں کو شامل کیا گیا ہے، جن میں اب اور تب، انسان اور درندے، بگلا بھگتی اور بلبل جیسے افسانے شامل ہیں، جبکہ رہبر کی سوانحی قوائف کو کتاب کا حصہ بنانے کے علاوہ ان کی کتابوں کی فہرست بھی دی گئی ہے۔ افسانوں میں رہبر کا باتونی رنگ خوب نمایاں ہے تو ظریفانہ لطافت بھی افسانوں کے کردار میں کوٹ کوٹ کر بھری نظر آتی ہے۔ کبھی وہ بگلا بھگتی میں کچھ یوں کہتے ہیں: بھگت رام کو ذاتی طور پر نہ کسی پر خاش ہے اور نہ چڑھ، وہ راجنیتی سے واقف اور نہ دھرم کے اصولوں سے۔ تو کبھی بھاش نامی افسانے میں دلچسپ انداز کچھ ایسا ہوتا ہے: یہ سستی چینی کی دکان تھی جسے سرکار نے کھولا تھا، گزشتہ 1 ماہ سے چینی نے زینے پھاندنا شروع کیا اور ہر روز مہنگی ہوتی چلی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ رہبر کے افسانوں کی دلچسپی انہیں مقبول بناتی ہے۔ دیکھیے، ہنسراج رہبر کے افسانے، جب اردو افسانے کے ارتقاء پڑھا جاتا ہے، اردو افسانے کے فنی اختصاص پر گفتگو کی جاتی ہے نصاب میں، اردو افسانے کے ترقی پسند دور کے افسانوں پر بات چیت کی جاتی ہے، تو جن لوگوں کا نام لیا جاتا ہے اس میں ہنسراج رہبر کا نام لیا جاتا ہے۔ خواجہ غلام عباس ہیں، ہنسراج رہبر ہیں، رامانند ساگر ہیں، یہ سب وہ بڑے اسٹیچر کے لوگ تھے۔ ان کے ذکر کے بغیر آپ اردو افسانے کی کوئی بھی تاریخ مرتب نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام کیا کلیات، ہنسراج رہبر کی کلیات چھاپ کر کے بہت بڑا کام کیا، کیونکہ یہ وہ رائٹر ہے جو اپنے بارے میں کوئی فکر نہیں کرتا تھا، اور کتابیں چھپ گئیں تو چھپ گئی، دوسری اشاعت کی کتابیں سمجھ میں نہیں آتی تھی کہاں ہے نہیں ہے۔ کلیات کا آ جانا اور اگر کونسل نے مالی تعاون دیا ہے تو یہ بہت اچھا کام کیا ہے کہ ایسے لوگوں کی کلیات کا شائع ہو جانا بہت ضروری ہے۔ صحافت اور افسانے کی صنف کی دونوں کتابوں میں اشاعتی معیار عالمی نوعیت کا ہے۔ عمدہ کاغذ سے لے کر بہترین سرے ورق نے گیٹ اپ میں 4 چاند لگا دیے ہیں۔ صحافت کی اس مختصر انسائکلوپیڈیا کی قیمت محض 183 روپے ہے، جبکہ 50 افسانوں کا دلچسپ اور ضخیم مجموعہ 285 روپے میں خریدا جا سکتا ہے۔ اردو دنیا میں وقت ہے ایک اور بریک کا، جلد حاضر ہوتے ہیں۔
हिंदुस्तान के हर हिस्से और इलाके में बसी है उर्दू जबान। माना किसी नजदीक के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो। हर दिल अजीज उर्दू जबान की तरक्की के लिए कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान और ETV उर्दू की मुश्तरका पेशकश उर्दू दुनिया। देखिए सनीचर रात 8:30 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद उर्दू दुनिया में आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। उर्दू दुनिया के हर एपिसोड में हम आपकी मुलाकात उर्दू से जुड़ी किसी ऐसी शख्सियत से कराते हैं जिसने इस जबान की तरक्की में अहम रोल अदा किया हो। साथ ही उर्दू की खिदमत को अपना मिशन बनाने वाली शख्सियतों के अदबी सफ़र पर भी हमने रोशनी डाली है। हमने ऐसी भी शख्सियत से आपको रूबरू करवाया है जिन्होंने ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से जुड़े रहने के बावजूद उर्दू को दिल से लगाए रखा। तो आइए नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे ही एक मुहिब्बे उर्दू से। नाम अब्दुल अजीज और कलमी नाम अजीज अंसारी है। अजीज अंसारी की पैदाइश मालवा के तारीखी शहर इंदौर में हुई। अजीज अंसारी की तालीम और तरबियत इंदौर में हुई। अजीज अंसारी सॉइल साइंस एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में MSc की डिग्री हासिल करने के बाद सरकारी मुलाजमत से वाबस्ता हुए और ऑल इंडिया रेडियो से बहैसियत स्टेशन डायरेक्टर रिटायर हुए। अजीज अंसारी कहते हैं कि उन्होंने जिस मजमून में आला तालीम हासिल की थी उसमें उर्दू का गुज़र दूर दूर तक नहीं था, लेकिन बचपन में उन्होंने उर्दू मीडियम स्कूल से जो तालीम हासिल की थी और उन्हें घर से उर्दू के लिए ख़ास माहौल मिला था, उसने उनके शेरी तख़य्युल को परवान चढ़ाने में बुनियादी किरदार अदा किया। अजीज़ अंसारी कहते हैं कि अगर उर्दू वाले अपने घर से बच्चों को उर्दू का माहौल दें तो मुल्क में उर्दू के लिए मज़ीद राह हमवार हो सकती है। अब उर्दू के हमारे घरों से तो उर्दू दूर होती जा रही है, तो बच्चों में वो शौक़ पैदा होगा कहाँ से? इदारे अपनी जगह हैं, इदारे कोशिश कर रहे हैं सब, लेकिन सबसे बड़ा इदारा तो घर है ना। मैंने जैसा आपको बताया, अगर मेरे वालिद साहब मुझे वो शेर नहीं सुनाते, इकबाल के शेर, वरना ताकत के लिए कुछ कम न थे करो भैया, ये वालिद साहब मेरे सुनाया करते थे। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान, तो ये इंसानियत का जज्बा तो हमें वहाँ से भर दिया गया था ना, शेर के ज़रिए, शायरी के ज़रिए। तो अब ये ऐसे बुजुर्ग हैं नहीं जो बच्चों में ये रस पैदा कर दें, ये जानकारी उनमें डाल दें, ये इश्क उनमें पैदा कर दें, ये अदब से मोहब्बत उनमें पैदा कर दें। अगर आज भी हम ये कर दें तो यकीन मानिए कि बच्चों का रुझान उस तरफ हो जाएगा। अजीज़ अंसारी कहते हैं कि उर्दू ज़ुबान में जो वसअत है वो दुनिया की दूसरी ज़ुबानों में कम देखने को मिलती है, और जब से उर्दू को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया गया है, उर्दू के फ़रोग़ के लिए मज़ीद राहें हमवार हो गई हैं। अजीज़ अंसारी कहते हैं कि इस सिलसिले में कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान दिल्ली की काविशें काबिल सताइश हैं। मैं तो सलाम करता हूँ उसको, वाकई वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उनकी कोशिश ये है कि गांव है अभी तक ज़िले तक पहुँचे, वो चाहते हैं कि ब्लॉक तक पहुँचे, गांव तक पहुँचे, ट्राइबल एरियाज़ में जाएं, तो ये बड़ी अच्छी बात है, ऐसा करना ही चाहिए। तो काश ऐसे दूसरे अदारों को भी ये चाहिए कि इस तरह के काम करें। अजीज़ अंसारी ने मुख्तलिफ असनाफ में तबा आजमाई की है। अब तक उनकी गज़लों, नज़मों, गीत, हम्द, नात और सलासी के 5 शेरी मजमूए ज़ेवर तबा से आरास्ता होकर मंजर आम पर आ चुके हैं। उन्होंने अफसाने और ड्रामे भी लिखे हैं। अजीज़ अंसारी ने सलासी पर काम करने के साथ बच्चों के अदब पर भी काम किया है, और अदब अतफाल पर उन्होंने जो अहम काम किया है वो किताबी शक्ल में कौमी कौंसिल के ज़ेर एहतमाम शाये होकर मंजर आम पर आने वाला है। अजीज़ अंसारी के शेरी मजमू में तस्वीर का दरख्त, कुछ गज़लें, कुछ गीत, बोले मेरी गज़ल, पाँव तले आसमान और तितलियाँ आसपास के नाम से काबिल ज़िक्र हैं। 100 के करीब नज़में हो गई थी, तो मैंने उनको एक जगह जमा करके और एक आर्टिस्ट से वो बच्चों के हिसाब से उस पर स्केचेस बनवा के, तस्वीर बनवा कर, और मैं अपने साथ ले गया था। तो मैंने उर्दू फ़रोग़ कौंसिल जो है उसको जैसी ले जाकर पेश की, डायरेक्टर साहब से मिला, तो पहली नज़र में उन्होंने देखा, पढ़ने बोले इसे तो हम छापेंगे। तो कहीं और जाने का मुझे मौका ही ना मिला। इसके अलावा एक मेरा सलासी का मजमुआ बिल्कुल तैयार है, एक किताब तो मेरी आई गई है, तितलियाँ
आसपास, वो सलासी का मजमुआ है,